लोग ठीक होंगे। हमारी जो फर्स्ट बुक थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड बुक। ठीक है, सेकंड बुक का चैप्टर जो है हमारा वो है फर्स्ट, ओके, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ओके, अब इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। भारत की जनसंख्या का असमान वितरण किस तथ्य को दर्शाता है? मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की जनसंख्या का असमान वितरण, मतलब हमारी जो धरती है उस पर जनसंख्या जो है वो असमान रूप से वितरित है, मतलब कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। ठीक है, ऐसा भारत की लगभग 76% आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं गुजरात में बसती। इसका क्या कारण है? मतलब कितनी 76 जो जनसंख्या है वो केवल इन्हीं भागों में बसती है। तो इसका क्या कारण है कि यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा बसते हैं और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर इतने कम। ठीक है, तो इसके कारण पढ़ते हैं। इसका पहला कारण जो है वो है कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु एवं उच्च वर्ग, मतलब कृषि के लिए अच्छी जलवायु। अब लोग क्या होते हैं, उसी स्थान पर रहते हैं जहाँ पर जलवायु अच्छी हो, ना ही ज़्यादा गर्मी हो ना ही ज़्यादा ठंड हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसे इलाकों में रहते हैं। पढ़ती हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों नदी के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान के अंतर्गत आते हैं, जो कृषि के लिए उपयुक्त है और बड़ी संख्या का पोषण कर सकते हैं। मतलब क्या कहना है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है, ये राज्य कहाँ से आते हैं? जो नदी द्वारा निर्मित होता है ना उपजाऊ भाग, वहाँ पर, इसलिए कृषि के लिए अच्छा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अब है दूसरा, औद्योगिक विकास। अब ये औद्योगिक विकास क्या है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जनसंख्या संक्रांति का केंद्र है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये कृषि भी करते हैं लेकिन यहाँ के लोग जो है वो औद्योगिक विकास भी होता है। जैसे कि हम गुजरात में देखेंगे तो वहाँ पर एक सूरत जो है वहाँ पर भी औद्योगिक केंद्र है कपड़े के लिए। ठीक, वैसे महाराष्ट्र में भी है। तो ऐसे, तो ये क्या है, औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए जनसंख्या यहाँ पर अधिक निवास करती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों जैसे रीति रिवाज, धर्म, जाति ने भी जनता के वितरण को प्रभावित किया। मतलब कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर या फिर पुराने समय से क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते, तो लोग क्या करते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और वहाँ पर रहते हैं। ओके, तो यही कारण थे 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में। वैसे बहुत सिंपल है, आप एक बार इसको पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया? आर्थिक स्तर पे, आर्थिक स्तर मतलब होता है काम के स्तर पर जनसंख्या जो है उसको कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला जो है वो मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांकन श्रमिक और तीसरा है अश्रमिक। अब मुख्य श्रमिक क्या होता है, तो इजी लैंग्वेज में बताऊं तो मुख्य श्रमिक वो होता है जो 183 दिन क्या करता है, काम करता है, ऐसा श्रमिक मुख्य श्रमिक। और जो 183 दिन से काम करे वो सीमांकन श्रमिक होता है। ठीक है, और अश्रमिक कौन होता है? अश्रमिक वो होते हैं जो लोग बेरोजगार होते हैं, वो अश्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना, मुख्य, सीमांकन और अश्रमिक। मुख्य कौन से, जो लगातार काम करते हैं, सीमांकन जो बहुत कम काम करते हैं, और अश्रमिक मतलब जो कि बेरोजगार होते हैं, जो कि कोई काम नहीं करते। ओके, अब है 901 और 921 की समावधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिरता व नकारात्मक क्यों थी? कारण स्पष्ट करें। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो अवधि थी हमारी, इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर क्यों थी? ठीक है, और इसके नकारात्मक क्यों थी? तो हम क्या लिखेंगे, इस अवधि में भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। मतलब लोग ज्यादा जन्म भी ले रहे थे और ज्यादा लोग मर भी रहे थे, तो दोनों कैसे थे, उच्च थे, मतलब ज्यादा संख्या में हो रहे थे। तो इसके क्या प्रभाव रहे? तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधा का अभाव, मतलब लोग क्यों मर रहे थे, इसलिए मर रहे थे, और इसलिए ज्यादा लोग इसलिए मर रहे थे क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा, जितनी भी सुविधाएं थी वो अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, लोगों में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम था। अब ज्यादा बच्चे क्यों जन्म ले रहे थे? क्योंकि लोग साक्षर नहीं थे, और जहाँ की जनसंख्या साक्षर नहीं होती वहाँ पर क्या होती, जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो केरल एक साक्षरता में नंबर 1 राज्य है, तो वहाँ पर क्या है, जो वृद्धि दर है वो बहुत कम है। ओके, इसलिए वहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत अच्छा है, तो वहाँ पर जन्म दर भी कम होती है। तीसरा क्या है, खदान एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं में समुचित विवरण की व्यवस्था नहीं थी।
मतलब उस टाइम खाने वाने इनकी भी जो व्यवस्था थी वो नहीं थी। तो 3 कारण हो गए, जिसके कारण क्या थी, उच्च स्थिति थी किसकी, जन्म दर और मृत्यु दर। उद्देश्य क्या थे? भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई थी। तो इसका ये कहना है कि वो कब अपनाई गई और इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसके उद्देश्य पढ़ते हैं। इसके उद्देश्य क्या है, युवाओं व शिक्षकों के जनमुखी विकास पर बल देना। मतलब जो युवा है उनको क्या करना है, उनके विकास पर बल देना है कि ये लोग विकास कैसे कर सके। आज के टाइम पर हम देखेंगे तो बहुत सारे कैसे लोग बेरोजगार है जो कि युवा है हमारे, लेकिन उनके विकास पर ध्यान देना कि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय युवा नीति। उसके बाद में अगला है उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के रचनात्मक विकास में भी अपना योगदान दे सके। मतलब जो भी उस बंदे में क्वालिटी है उसको क्या करना, मार्गदर्शन देना और अच्छा बेहतर, ताकि वो अपने अंदर का जो भी है वो उसे इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, और वो देश में योगदान के लिए काम करें। मतलब लोगों को बेहतर मार्गदर्शन देना, अच्छी से अच्छी शिक्षा वगैरह देना और ऐसा करना जिससे कि वो क्या कर सके, अपने देश में योगदान दे सके। उसके बाद है उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुण को भी बढ़ाना। जैसे कि युवा जो होते हैं वो देश के प्रति इतने जागरूक नहीं होते, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने देश के प्रति जागरूक होते हैं। तो उसमें क्या करना, देशभक्ति को बढ़ाना। ठीक है, और एक नागरिकता के गुण को भी क्या करना, बढ़ाना। ये इस युवा राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत क्या थी। समाज में जो किशोरी थी उनकी समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, यदि किशोरों को सामाजिक ढंग से या फिर मतलब अच्छे ढंग से मार्गदर्शन ना किया जाए तो वो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, तो इनके सामने मुख्य चुनौती क्या थी, निरक्षरता। अधिकांश किशोरी वर्ग विशेषकर स्त्रियां निरक्षर होती है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं होती, जिसका कारण वो अपने परिवार के विकास में योगदान नहीं दे पाती। स्त्रियां क्या होती, पढ़ी लिखी नहीं होती, उनकी शिक्षा नहीं होती, तो वो क्या नहीं होती, अपने परिवार में योगदान नहीं दे पाती। ठीक है, उसके बाद है औषधि दुरुपयोग। अधिकतर किशोरी शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ देते हैं या औषध या मादा पान के कारण रास्ता भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन बीच में ही क्या करते हैं, अपना विद्यालय या फिर अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं और वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी जो गलत चीज़ें जो है उसका यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, जो कि समाज के लिए क्या एक अभिशाप है और इससे सामाजिक जो परिवेश है वो भी बिगड़ने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ तो मतलब ऐसा इंसान जो कि मतलब मंद्रा वगैरह पीता हो तो उससे क्या होगा, आसपास का जो वातावरण है उस पर भी क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद है विवाह की निम्न आयु। विवाह की निम्न आयु के कारण क्या होता है, बालिकाओं की जल्दी शादी व जल्दी मृत्यु के कारण मृत्यु दर में है जो वृद्धि हो जाती है और आगे चलकर लिंग अनुपात को प्रभावित करती है। क्या होता है, अगर हम जल्दी शादी कर देते हैं लड़कियों की तो क्या होता है, उससे लिंग अनुपात जो होता है या फिर जनसंख्या जो होती है वो बढ़ती है कहीं ना कहीं। लास्ट पॉइंट है समुचित मार्गदर्शन का अभाव। किशोरियों को समुचित मार्गदर्शन देना किसी के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है। मतलब अगर हम इनको अच्छा मार्गदर्शन देंगे, इनका मार्गदर्शन अभी नहीं हो रहा है जिसके कारण ये क्या होता है, अपना मार्ग भटक जाते हैं। लेकिन हम अगर इन्हें अच्छा मार्गदर्शन देंगे तो ये क्या करेंगे, अपनी लाइफ में और आगे जाएंगे और अपना विकास करेंगे। ओके, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे समझ में आई। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।